कि देख ले भाई तेरा सिलेक्शन अगर नहीं होगा तो प्लान बी सी डी कर लियो। अरे भाई पहले एग्जाम दे तो लो। सारे बच्चों को डर लग रहा है इस टाइम पे, जो टॉपर्स हैं उनको भी डर लग रहा है और जो मीडियम रेंज में हैं वो उनको भी डर लग रहा है। पूरा साल पढ़ा ही नहीं, उनको कोई डर नहीं लग रहा, वो तुक्के मार के आएंगे। और उन बच्चों के लिए जिन्होंने स्टडी और रिवीजन कर लिया बट जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो बेटा। जिन्होंने सारा कुछ अच्छा किया है उनके 600 प्लस मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। अब स्टडी को जो स्टडी करनी है, रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ये काम मत करो इस टाइम। मॉलिक्यूलर बेसिस में मेरे को साइंटिस्ट दिक्कत करते हैं, कब किस साइंटिस्ट ने कब काम किया है डेट याद नहीं रहती मेरे को। इस टाइम पे तो आपको आसपास कहीं ध्यान ही नहीं देना है। और ऐसे बच्चों की जर्नी देख चुका हूं ना, जो बिल्कुल टूट चुके थे और हिम्मत हार चुके थे और लास्ट के 1 महीने में उन्होंने दुनिया बदल दी। तो बेटा डर लग रहा है ना, सारे बच्चों को डर लग रहा है इस टाइम पे। जो टॉपर्स हैं उनको भी डर लग रहा है और जो मीडियम रेंज में हैं वो उनको भी डर लग रहा है। डर सिर्फ किसको लग रहा है? जिन्होंने पूरा साल पढ़ा ही नहीं, उनको कोई डर नहीं लग रहा, वो तुक्के मार के आएंगे। बाकी पढ़ने वाले सारे बच्चे इस टाइम पे डरे हुए हैं, फियर में हैं और पैनिक में हैं। बेटा सबसे बड़ी गलती इस टाइम पे जो बच्चे करते हैं वो ये है कि उनको लगता है अब उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, वो पैनिक मोड में चले जाते हैं। तो बेटा ये नॉर्मल फीलिंग है, ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आपने पूरा साल अगर आपने तैयारी की है, व्हाटएवर आपके मार्क्स कैसे आ रहे हो, अच्छे आ रहे हो बुरे आ रहे हो, बट अगर आप ये मन से ही सोच लिया अगर आपने कि इस टाइम पे हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो बेटा फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर अगले साल भी यही चीज होने वाली है। इस टाइम पे सारा खेल स्ट्रेटेजी का है, मेंटल स्ट्रेंथ का है, वो चीजें कैसे करनी है। और अब बेटा मैं आपको बताने वाला हूं कि जो नेक्स्ट 15 डेज में आपको जो 300 प्लस बायोलॉजी में लेके आने हैं वो आपको मैं टेक्निक बताने वाला हूं। इवन चाहे आपकी रिवीजन पेंडिंग हो तब भी, या फिर अभी प्रैक्टिस पेंडिंग हो तब भी, या फिर बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस टूट चुका हो तब भी बेटा जो है नेक्स्ट 15 दिन में आप जो 300 प्लस बायोलॉजी में लेके आ सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। ये वीडियो उन बंदों के लिए है जिन्होंने पूरा साल स्टडी की, जिन्होंने पूरा साल क्या किया बेटा? स्टडी किया, बट रिवीजन उनकी पेंडिंग है। वो अभी रिवीजन पेंडिंग है, उनको लगता है कि पूरा पूरा सिलेबस उठाएंगे, पता नहीं जो है हम कवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सिलेबस को रिवाइज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर ना हुआ तो उन बच्चों के लिए है। और उन बच्चों के लिए जिन्होंने स्टडी और रिवीजन कर लिया बट जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, उससे फियर लगता है कि नहीं मॉक टेस्ट नहीं देंगे, हम उससे डरने लग जाते हैं और स्टडी और रिवीजन ही करते रहते हैं। उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो है। ये उनके लिए वीडियो बेटा जिन्होंने सारा कुछ अच्छा किया है, उनके 600 प्लस मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, बट बिना बात के किसी पैनिक में है, बिना बात के किसी फियर में है। उसके आसपास जो लोग हैं, हो सकता है वो रीजन हो इस फियर का। आसपास लोग भी तो डराते हैं, सब कुछ सही चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बट लोग आसपास डराते रहते हैं कि देख ले भाई तेरा सिलेक्शन अगर नहीं होगा तो प्लान बी सी डी कर लियो। अरे भाई पहले एग्जाम दे तो लो। अभी इस टाइम पे आपका सिर्फ ध्यान होना चाहिए एग्जाम पे, ना कि लोगों पे। किसी भी बंदे पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपका स्टडी, रिवीजन, प्रैक्टिस, इन चीजों पे होना चाहिए। बाकी सब चीजों को आप क्या कर दो, हटा दो। आपके दिमाग में कोई तीसरी चीज होनी ही नहीं चाहिए नेक्स्ट 15-13 डेज में। 15 डेज का तो प्लानर है, पूरे 30 डेज में आपका कुछ आसपास कोई दिमाग में आपको कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। स्टॉप स्टडिंग, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो स्टॉप स्टडिंग जो है लेंदी वन शॉट, और लेंदी वन शॉट इस टाइम पे अगर आपने पूरा चैप्टर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, स्टडी कर रखा है, या फिर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है उसको, आपको सिर्फ रिवीजन करनी है, तो रिवीजन करने के लिए बेटा जो है लेंदी वन शॉट उठाने की जरूरत आपको नहीं है, वहां से मत पढ़ना। अगर आपको पढ़ना, अगर आपको लगता है तो कोई ऐसा वन शॉट देखना है जो कि 3-4-5-6 घंटे की बजाय 1-1.5 घंटे के अंदर हो जाए, वो रिवीजन की बात कर रहे हैं। और बेटा आप जो है बड़ी बड़ी जो रेफरेंस बुक्स हैं, उसको हर एक चैप्टर के लिए बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक जो उठाने का कोई इस टाइम पे लॉजिक नहीं है, आपका सारा कॉन्फिडेंस डाउन चला जाएगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है बेटा, ये पहला एक वो है कॉन्सेप्ट है कि आपको स्टडी बहुत ही कंसाइज वे में करनी है। तो कहां से करनी है स्टडी, ठीक है, वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले एक चीज है कि आपको जो स्टडी करनी है, रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ये काम मत करो इस टाइम पे। ये पूरा साल की तैयारी करने का तरीका था बेटा कि आप पहले स्टडी करते थे, बहुत अच्छे से जानते थे, फिर उसको रिवाइज करते थे, फिर आप उसको क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे। ये लोग सब करते थे, अभी तक जो है हम ये कर रहे थे, बट अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रिवर्स
इंजीनियरिंग होनी चाहिए। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, पहले आप जो है पीवाईक्यू या फिर मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस उठा लो, आप क्वेश्चन उठा लो, फिर उसमें जहां जहां आपको समस्याएं आ रही हैं, जहां जहां आपको लग रहा है कि नहीं यहां पे मेरे को पेन पॉइंट आ रहे हैं सामने, उसी को रिवाइज करना है। आपको पूरा फुल चैप्टर उठा के रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको जो है पूरा चैप्टर फिर से नए सिरे से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, आप जो है सिर्फ उन्हीं पेन पॉइंट को उठाओ जो आपको बार बार तंग कर रहे हैं। और ये कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से पता चलेगा। मैं तो ये सजेस्ट करता हूं कि एवरी डे आप जो है 1 मॉक टेस्ट तो दो ही दो, ठीक है। 1 मॉक टेस्ट जो है एटलीस्ट, मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूं तो बायोलॉजी का दो, ऑब्वियसली आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला भी जो है वो करना चाहिए। इस टाइम पे फुल सिलेबस वाले जो है मॉक टेस्ट आपको करने शुरू कर देने चाहिए, ठीक है। तो इससे आपके एक्चुअल स्कोर पता चलेगा और आपको पता चलेगा कहां कहां पे इंप्रूव करने की अभी हमारी जो है बारी रह गई है, हमारा इंप्रूव करने का पॉइंट रह गया। अब मैंने आपको बोल दिया था कि भैया मॉड्यूल और जो है लार्ज बुक्स नहीं पढ़नी है, तो पढ़ना कहां से? आपके पास सिर्फ 2 ही चीजें होनी चाहिए इस टाइम पे आपके हाथ में, या तो एनसीईआरटी होनी चाहिए या होना चाहिए नोट्स। 2 चीजें ही होनी चाहिए, तीसरी चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपने जो खुद से अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं वो होने चाहिए। ऐसे रैंडम नोट्स डाउनलोड करने का और उसको पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। ऐसे तो मैंने भी नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को नोट्स चाहिए, शुरू से लेकर एंड तक के बायोलॉजी के नोट्स चाहिए, तो बेटा वो जो है इस वेबसाइट पे मैंने जो है वो लिंक दिया हुआ है, आप जाके फॉर्म भरिए और आपको इमीडिएटली लिंक आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको गूगल ड्राइव का फोल्डर का एक्सेस आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। बट प्रेफरेंस कहां होनी चाहिए? प्रेफरेंस होनी चाहिए एनसीईआरटी और नोट्स। इसके अलावा आपको पढ़ना नहीं है पूरी बायोलॉजी में। आपको रिवीजन कहां करना है? रिवीजन फ्रॉम 1 शॉट, जो कि क्या होना चाहिए 1.5x पे देख लो आप, टाइम बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप बेटा आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं? एटलीस्ट 50 क्वेश्चन आफ्टर रिवीजन आपके मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, आपके मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। ये मैं स्टडी की बात नहीं कर रहा, मैं रिवीजन की बात कर रहा हूं। स्टडी का मतलब क्या होता है? जो चैप्टर आपके पेंडिंग है उसके लिए आप डेडिकेटेड 1 to 2 आवर्स अलग से निकाल लो। ये मैं रिवीजन की बात कर रहा हूं, मैं अगले 15 दिन में रिवीजन प्लानर की बात कर रहा हूं बेटा। अब आपको ये है कि सर मुझे समस्या पता है क्या आती है, वो बायोडाइवर्सिटी में जो स्पीशीज हैं, 3000 स्पीशीज हो गया, बर्ड्स की जो स्पीशीज हो गया, ठीक है, उनके नंबर हो गया, वो जो डेटाबेस जो है बहुत सारी जो चीजें हैं मेरे को दिक्कत करती हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस में मेरे को साइंटिस्ट दिक्कत करते हैं, कब किस साइंटिस्ट ने कब काम किया, डेट याद नहीं रहती मेरे को। और दूसरे नंबर बच्चे कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में वो पूरा जो डेटा चिपकाया हुआ है सर वो याद नहीं रहता। मॉर्फोलॉजी में स्पीशीज याद नहीं रहती, एनाटॉमी में स्पीशीज याद नहीं रहती, डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में पता उनको कंफ्यूजन हो जाती है। एनिमल किंगडम में तो सब जो है रट्टा मार मार के लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे प्लांट किंगडम में जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि डिफरेंट जो है क्लास है ना, उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो याद नहीं होते हैं। तो इन सब चीजों को बेटा क्या करना है आपको? शॉर्ट नोट्स बना लो इसके आप, या फिर क्या बना लो? फ्लैश कार्ड बना लो। अब क्या करोगे आप? फ्लैश कार्ड भाई लिख लिए आपने। फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजी में आपने जो है फाइलोटैक्सी हो गया, ऐसे करके आपने जो है फाइलोटैक्सी हो गया, एस्टिवेशन हो गया, प्लेसेंटेशन हो गया, आपने एग्जांपल लिख दिए उसके, ठीक है। अगर आपने निमोनिक्स बना रखे हैं तो निमोनिक्स, वैसे तो प्रेफरेंस नहीं करता निमोनिक्स का मैं, ट्रिक्स और इसका। तो जो मॉर्फोलॉजी जो है इनके फॉर एग्जांपल आपने नोट्स बना लिए या फिर आपने जो है फ्लैश कार्ड बना लिया। अब सामने चिपका दो उसको। 20, 25, 30 ऐसे करके कितने बन जाएंगे आपके फ्लैश कार्ड्स? कम से कम 25-30 बन जाएंगे। अपने स्टडी टेबल पे चिपका दो या फिर किसी दीवार पे चिपका दो, ऐसे करके हर जगह स्टिकी नोट चिपका दो। और जब भी ब्रश कर रहे हो, जब भी खाना खा रहे हो, वो उस टाइम उसको रिवाइज करते रहो। और बाद में एक्टिव रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या है? आपने फ्लैश कार्ड देख लिए, आंखें बंद की और उसके बाद खुद रिवाइज करने की कोशिश की कि मेरे को डेटा याद है। फॉर एग्जाम्पल जो है 3000 स्पीशीज ऑफ द फिश फाउंड इन द अमेजोन जंगल, ऐसे करके ना आपको रिमेंबर करना है। 378 जो है रेप्टाइल स्पीशीज है, 427 एम्फीबियन और मैमल स्पीशीज है। ऐसे करके बेटा क्या कर सकते हो आप? डेटा को रिकॉल करना है, एक्टिव रिकॉलिंग इसको बोलते हैं। अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी की जो लाइन को हरा भरा नीला पीला कर रहे हो ना, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। वो सबसे बर्बाद चीज है ना। बिना बात के हरा ले लिया, नीला कर दिया, काला कर दिया, पीला कर दिया, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। सही बता रहा हूं, आपको एक्टिव रिकॉल करना है। बुक बंद करो, आप याद करने की कोशिश करो डेटाबेस चीजों के लिए मैं बता रहा हूं। या फिर आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स भी फॉर एग्जांपल आपने जो है शॉर्ट नोट्स ऐसे बना दिए और उसको भी चिपका दिया, या फिर इसके लिए एक फोल्डर बना लिया।
जैसे आपने केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला शीट वाला फोल्डर बनाया था ना, यहां पे भी जो जितने भी डेटाबेस हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट हो गया, वहां पे भी डेटा है, एंडोक्राइन जो है वहां पे जो हार्मोन्स हैं वहां पे भी डेटा है। तो ऐसे डेटाबेस चीजों को सब सामने नोट्स में चिपका दो, अपने दीवार पे चिपका दो और उसको डेली रिवाइज करना है, आधा पौना घंटा डेली उसको देना है। ये बेटा आपका एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब आ जाते हैं बात डेली प्लानर की। बातें बहुत हो गई, मैंने जैसे कि बताया था अगले 15 दिन के लिए जो मैं प्लानर है आपको बताने वाला हूं, 1 से लेके 5 अप्रैल तक की बात करते हैं। इसमें हमें डेली क्या करना है, ध्यान रखना, ये मैं सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, ओनली फॉर बायोलॉजी, सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रहा हूं। फिजिक्स और केमिस्ट्री पैरेलल चलेगी। अगर आप डेली 12 आवर से लेके 14 आवर पढ़ रहे हो तो आपकी बायोलॉजी में कम से कम 6 घंटे स्टडी होनी चाहिए। फॉर ग्रांटेड मत लो इसको। 6 घंटे अगर आपने बायोलॉजी को इस टाइम पे नहीं दिया, सब उड़ जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, वहां पे लगेगा कि काश जो है एंड में बायोलॉजी अगर पढ़ी होती। डेटाबेस चीजें बहुत सारी हैं बायोलॉजी में ना, तो वो याद नहीं रहती, आपको एंड में ज्यादा याद करना होता है उनको। तो बेटा इस चीज को हम देखते हैं कि कैसे करना है, डेली वाइज प्लानर देखते हैं। 1 अप्रैल, इस कलर से कर लेते हैं। 1 अप्रैल क्या होना चाहिए, मेरी सजेशन ये है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस उठा लो। सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है, सबसे धमाका चैप्टर है पूरे के पूरे बायोलॉजी में, और सबसे पेनफुल चैप्टर है बहुत सारे बच्चों के लिए। पहले ही आपने पेनफुल चैप्टर उठा लिया तो आपकी रास्ता आगे जाके आसान हो जाएगा। मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर आपने 4 घंटे क्या किया, उसको रिवाइज कर लिया और 2 घंटे उसकी प्रैक्टिस कर ली। 2 घंटे उसकी प्रैक्टिस करनी, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 4 घंटे आपने रिवाइज कर लिया और 1 घंटा आपने प्रैक्टिस कर लिया, फिर आपको फिर से पेन पॉइंट दिक्कत पता चली प्रैक्टिस करके, आपको फिर से 1 घंटा रिवाइज कर लिया। ये फॉलो होना चाहिए, बट ओवरऑल जो है 6 घंटे इन चैप्टर्स को देने हैं। फिर 2 अप्रैल को क्या करोगे, आप जो है बायोटेक प्रिंसिपल वाला जो चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है, उसको देखोगे, और बायोटेक एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर जो है ना, ये दोनों चैप्टर भी अच्छे खासे मार्क्स वाले होते हैं बेटा। सेम जो है टाइम इसको भी दोगे, 4 घंटे इनकी रिवीजन करनी है और 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, या फिर 1 घंटा प्रैक्टिस प्लस 1 घंटा एनालिसिस। ठीक है, अब जो है प्रैक्टिस में ना एनालिसिस बाय डिफॉल्ट इंक्लूड है, यानी कि आपने जब प्रैक्टिस कर लिया, आपको पेन पॉइंट पता चले तो उसका एनालिसिस करके आपका शॉर्ट नोट्स और ट्रिकी नोट्स आप बना के रख लो उसी टाइम, सो दैट कि उसी टाइम समस्या वो खत्म हो जाए। फिर इसके बाद है 3 अप्रैल में प्लांट फिजियोलॉजी, और प्लांट फिजियोलॉजी के बेटा 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से 3 चैप्टर हैं, इसमें 2 सबसे बड़े धमाका चैप्टर हैं। कौन कौन से, रेस्पिरेशन और जो है फोटोसिंथेसिस। ये 2 चैप्टर बहुत धमाकेदार हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, बिना कॉन्सेप्ट के ये सॉल्व नहीं होने वाले, तो इनको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से इनको समझना है। फिर उसके बाद एक चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो टेबल फॉर्म में ले आओ उसको। ऑक्सीजन हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, उनके फंक्शन, उनके एग्जाम्पल और उनका जो है नाम हो गया, कहां कहां से उनका बनते हैं, यानी कि उनके प्रीकर्सर क्या हैं, उनके दूसरे नाम क्या हैं, ये सारे के सारे आपको एक टेबल की फॉर्म में पता होनी चाहिए। तो जब आपने इसका रिवीजन कर लिया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे रहा हूँ, 5 घंटे का रिवीजन दे रहा हूँ, क्योंकि मॉलिक्यूलर बोल रहे हैं अपने प्लांट फिजियोलॉजी में ना फोटोसिंथेसिस हो गया और रेस्पिरेशन हो गया, ये काफ़ी बड़े चैप्टर होते हैं और इसको समझने में टाइम लगता है। तो आप इसको 5 घंटे रिवीजन दो। इसको आप 5 घंटे रिवीजन देने के बाद आप जो है 2 घंटे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको 6 से 7 घंटे एवरीडे देख रहे होगे आप देने हैं। इसके बाद क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्लस जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। भाई ये 2 चैप्टर इतने बढ़िया चैप्टर है ना कि एक ही दिन के अंदर जो है इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और इसमें मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। ठीक, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्लस जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ 4 घंटे रिवाइज करो और 1 घंटा इसको प्रैक्टिस के लिए दो। फिर उसके बाद है 5 अप्रैल के लिए क्या होना चाहिए, इकोलॉजी 3 चैप्टर। इकोलॉजी के 3 चैप्टर कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। पहले नंबर पे जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हो गया, इकोसिस्टम हो गया, और तीसरे नंबर पे है बायोडाइवर्सिटी प्लस इवोल्यूशन। क्योंकि थोड़े से कनेक्टेड है तो इवोल्यूशन साथ ही हो जाए तो बेटर है। इसमें 5 घंटे आपका रिवीजन हो गया। अगर मान के लो 3 + 1 4 जो है आपके क्या हो गए, लेक्चर्स हो गए, नहीं 4 चैप्टर्स हो गए। तो 4 चैप्टर्स के लिए 5 घंटे का रिवीजन है, यानी कि 1.25 घंटा पर चैप्टर आप मान के चलो आपको टाइम देना है। उसके बाद आपको 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है और बाय डिफॉल्ट एनालिसिस तो करनी ही करनी है। ये तो हो गया हमारा 5 दिन का। फिर उसके बाद अगले जो है 5 दिन, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10 अप्रैल आपका क्या होना चाहिए, सेल और सेल साइकिल कर लो और बायोमोलिक्यूल्स कर लो।
ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स इसके साथ हो जाएंगे। इसको कितना टाइम देना है, छोटे छोटे चैप्टर हैं सारे के सारे, ये दोनों जो है, सेल भी इतना बड़ा चैप्टर नहीं है क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन करते टाइम ना आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। सेल साइकिल बिल्कुल छुटकू सा चैप्टर है, और बायोमोलिक्यूल्स भी बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। 4 घंटे आपने रिवीजन दे दिया और 2 घंटे प्रैक्टिस कर लिया प्लस एनालिसिस कर लिया। इसके बाद आता है 7 अप्रैल को क्या करोगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स, कहीं ना कहीं यहाँ पे माइक्रोब्स ये वाला भी है, माइक्रोब्स ये वाला भी है, तो इनको साथ में रखो और इनके जो है 3 घंटे रिवीजन और 1 घंटा प्रैक्टिस। तो आज यहाँ पे देखो क्या हो गया, आज यानी कि 7 अप्रैल में आपका टाइम थोड़ा सा हो गया है कम, थोड़ा सा टाइम कम हो गया है आपको। फिर उसके बाद है 8 अप्रैल में प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, इसको 4 घंटे देना है और 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है। यहां पे मेमोरी जो है फ्लैश कार्ड ज्यादा बनाने क्योंकि डेटाबेस ज्यादा है, तो अपने पास जो है स्टिकी नोट्स रखो, A4 साइज शीट्स रखो, फटाक से रिवीजन करते करते साथ में क्या होने चाहिए, आपके शॉर्ट नोट्स और मेमोरी फ्लैश कार्ड बनने चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट मत कर लेना है इसको। 9 अप्रैल में एक्सक्रीशन हो गया, बॉडी फ्लूइड्स हो गया और ब्रीदिंग हो गया। ठीक है, ये बेटा जो है 4 घंटे प्लस जो है 2 घंटे इसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। इसके बाद है 10 अप्रैल में जो है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, बड़े बड़े चैप्टर है, न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कोऑर्डिनेशन, एंडोक्राइन सिस्टम, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा इसमें, तो 4 घंटे प्लस 2 घंटे प्रैक्टिस, यहाँ पर 5 घंटे भी लग सकते हैं इसमें और 2 घंटे प्रैक्टिस हो जाएगा। ये वाला हमारा जो है 10 अप्रैल तक हो जाएगा। इसके बाद जो है 11 से लेके 15 अप्रैल, 11 अप्रैल को क्या करोगे आप, लोकोमोशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करोगे। कितना सा है, छोटे से छोटे लोकोमोशन हो गया, ज्यादा क्वेश्चन इसमें आते भी नहीं है, ये भी जो है इसमें भी वेटेज, एवरेज वेटेज आती है। तो आप देखोगे 10 अप्रैल से पहले पहले आपके सारे धमाके क्वेश्चन जो हैं, जितने भी धमाका चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। आपको 11 से 15 अप्रैल जो है ना, हल्के फुल्के छोटे मोटे चैप्टर्स बचेंगे, उसको देखना है आपको। 3 आवर्स और 1 आवर हो गया प्रैक्टिस इन दोनों चैप्टर के लिए। 12 अप्रैल में करोगे मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट। अब भाई यहां पे फिर से डेटा आ गया, तो जहां जहां डेटा आ रहा है, इवन जो लोकोमोशन में भी काफी डेटा है, जहां जहां डेटा आ रहा है आपके पास मेमोरी फ्लैश कार्ड्स और शॉर्ट नोट्स का मटेरियल होना चाहिए बनाने के लिए। इतने इसमें भी वही 6 घंटे आपने दे दिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड, इसमें भी काफी जो है रटाफिकेशन, काफी चीजें हैं, इनके लिए भी आपके पास शॉर्ट नोट्स और होने चाहिए, रख लो उसके सामने और चिपका दो अपने दीवार पे। 3 घंटे जो है रिवीजन हो गया और 1 घंटा प्रैक्टिस हो गया। इसमें कम टाइम लगेगा, छोटे से चैप्टर है, तो ये 2 घंटे ही, मैंने यहाँ पे सिर्फ जो है 4 घंटे ही दिए हैं इसको। इसके बाद जो है मोर और लेस आपके सारे चैप्टर क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। कुछ मैं भूल गया हूं तो एड ऑन करवा देना, अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो। 14 अप्रैल को आपके 300 क्वेश्चन जो है 11th बायोलॉजी के आपके प्रैक्टिस हो जाने चाहिए और उसकी मिस्टेक एनालिसिस करनी है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट देके आगे और डिप्रेशन में चले गए कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, अब तो मेरा बर्बाद हो गया। नहीं, बिना इमोशन के लॉजिकली थिंकिंग लगा के कि 300 क्वेश्चन में से आपके अगर 20, 30, 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे के रीजन क्या है, यानी कि मिस्टेक एनालिसिस करनी है और जो वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को जाके रिवाइज करना है एनसीईआरटी और अपने नोट्स में। किसी और बुक को रिवाइज नहीं करना, किसी और बुक को देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 15 अप्रैल में फिर से 300 क्वेश्चन फ्रॉम 12th ऑफ बायोलॉजी होने चाहिए और मिस्टेक एनालिसिस और इसकी रिविजन सेम पैटर्न में हो जानी चाहिए। अगर आपको बेटा जो है लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो बेटा जो है आप एक काम करो, कमेंट सेक्शन में बेटा जो है आप लिख दो आई वांट पेपर्स, आई वांट जो है मॉक टेस्ट, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो बेटा अगर आपको 300 प्लस इस लास्ट के 15 डेज में लाने हैं बायोलॉजी में तो कमेंट सेक्शन में बता दो आई एम स्टार्टिंग अगेन और ये वाला जो है डेट लिख लो, आज की डेट लिख लो, जब आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है उस टाइम की डेट लिख लो। ठीक है, और उस टाइम से आप स्टार्ट कर दो, स्टार्ट नाउ। उठ जाओ, डरने वरने की जरूरत नहीं है, कोई इमोशन नहीं होनी चाहिए, ओनली एक्शन होना चाहिए। इस टाइम पे तो आपको आसपास कहीं ध्यान ही नहीं देना है, आपको डूब के तैयारी करनी है। जो होगा 3 मई 4 मई को देखा जाएगा। 3 मई को पेपर है, 4 मई को देख लेंगे जो है समस्याएं, दुनिया भर की समस्याएं हो गया, घर की समस्याएं हो गया, अपनी पर्सनल समस्याएं हो गया, सोना बाबू समस्या, ये सब बाद में देख लेंगे। अभी सिर्फ 30 दिन दे दो, मेरे कहने पे 30 दिन दे दो। देखो बेटा मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं और बहुत बच्चों की जर्नी देख चुका हूं और ऐसे बच्चों की जर्नी देख चुका हूं ना जो बिल्कुल टूट चुके थे और हिम्मत हार चुके थे और लास्ट के 1 महीने में उन्होंने दुनिया बदल दी, अपनी जिंदगी बदल दी। लास्ट का 1 महीना, बस 1 महीना अच्छे से पढ़ लो। अब हिम्मत मत हारो, बस अब हिम्मत मत हारो, अब लग जाओ यार। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये चीज बता दो। अगर आपको नोट्स, क्विज ये सब कुछ चाहिए तो जो है मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके क्लिक कर सकते हो। फोड़ दो।